ही 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से जारी वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 7:30 बजे तक 61.68% मतदान हुआ है। असम में सबसे ज्यादा 75%, सबसे कम महाराष्ट्र में 53% लोगों ने मतदान किया। लेकिन तीसरे चरण का मतदान खत्म होते होते देश की सियासत में मुस्लिम आरक्षण पर यह सियासत पहुंच गई। लालू प्रसाद यादव के बयान ने तपती गर्मी में देश की पॉलिटिक्स का तापमान और भी बढ़ा दिया है और विपक्ष अब बीजेपी के निशाने पर है। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी 2019 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी और क्या महागठबंधन कुछ चमत्कार कर सकेगा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। और चलिए, बेहद खास मुद्दा है क्योंकि तीसरा चरण संपन्न होने के बाद वोटिंग पर्सेंट भी सामने है, तो नए नए मुद्दे भी सामने आ रहे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। बवाल भी खड़ा हो रहा है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है बीजेपी नेता आलोक वत्स जी, कांग्रेस नेता किशोर शर्मा जी हमारे साथ है, चर्चा में शामिल हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक युगेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ हैं एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी भी और वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल जी भी चर्चा में शामिल हुए और साथ ही दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी चर्चा में मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। चलिए, सबसे पहले बात आलोक जी आपसे ही करते हैं क्योंकि देखिए तीसरा चरण है, बहुत सारे दावे थे वोटिंग परसेंट को लेकर भी। उतना बेहतर क्या आप मानते हैं जो वोटिंग परसेंट आया है, और अगर आया है तो किसके पक्ष में आया है? क्या बीजेपी के दावों के साथ हैं आप तीसरे चरण संपन्न होने के साथ ही? देखिए, तीसरे चरण में हमने पहले भी कहा था जी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। हमारे लोगों की वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई और जिस तरीके का अनुमान था वो अनुमान हम पूरा करने में सफल हो गए और हमें लगता है कि कम से कम ये इस चरण में हम 80-82 सीटें जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यानी आप कह रहे 93 सीटों में 80-83 बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, ये बीजेपी का दावा है। वजह क्या है, आधार क्या है इसका? जी, पहले भी हमें 71 सीटें जीते हुए थे। पहले भी हमने 71 सीट जीत रखा था, इन्होंने मात्र 6 सीट जीते हुए थे। और इस बार जिस तरीके का पुरजोर कवायद हमने किया है और जिस तरीके का हमने सारी शक्ति जुटाई, बोलो लाइट उसका बंद हो गया है, और हमारे कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने जिस तरीके का मेहनत किया है उसका परिणाम होगा इस राउंड में, तीसरे राउंड में हम कम से कम 80-82 सीटें जीतेंगे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से मेहनत की गई है वो आधार है सबसे मुख्य जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि 80-83 सीट आप जीत कर आ रहे हैं। किशोर शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। किशोर जी, कांग्रेस इस तीसरे चरण को कैसे देख रही है? क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि कई सीटों पे बहुत ज्यादा मजबूती के साथ उनके कैंडिडेट हैं और इस बार जीत के आएगी, यानी बीजेपी की सीट आप लोग छीन लेंगे। इंडी गठबंधन है, फायदा किस चीज को लेकर मिलेगा तीसरे चरण को लेकर? प्रतिक्रिया। देखिए श्वेता, वोटिंग परसेंटेज से साफ जाहिर हो रहा है कि जिन स्टेटों में इनकी बीजेपी की सरकार है वहां पोल जबरदस्त डाउन हुआ है, और खास तौर पे वो स्टेट जहां इन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकारें थी उनको तोड़ा और उसके बाद वहां अपनी सरकारें बनाई, उनके नतीजे बताए तुम आपको। बिहार में सरकार थी तेजस्वी 7, वहां 56% पोल हुआ है। गुजरात में कई दशकों से लोग सरकार बनाए हैं, वहां 56% पोलिंग हुआ है। एमपी में इनकी सरकार में 62% हुआ, और महाराष्ट्र में जो शिंदे की सरकार थी एनसीपी के साथ, वहाँ 54% पोल हुआ है। और यूपी में भी योगी की सरकार है, वहाँ 57% पोल हुआ है। इस गिरते हुए पोल से साफ जाहिर हो गया है कि इस देश की जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी के वादों में नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा, उनकी स्टेट की सरकार में नहीं रहा। इतना कम पोल होता है, ये 10 साल में वादे करते हैं कि हमने इतने काम किए, सारी चीज़ हुई। बहुत ताज्जुब की बात है, इस देश के प्रधानमंत्री जब प्रथम चरण में पोल कम होता है तो हिंदू मुसलमान पाए जाते हैं, जब दूसरे चरण में पोल कम होता है तो भारत पाकिस्तान पाए जाते हैं, और तीसरे चरण में पोल होता है तो रावलपिंडी और कसाब पाए जाते हैं।
इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं होता कि लोकतंत्र में आप इतने ऐसे स्तर पे आ जाओ कि जहां मतदाता आपको पसंद करना भूल जाए। एक बात बहुत साफ सी है कि अगर ये सोचा जाए कि मतदाता को कुछ समझ में नहीं आता, तो मतदाता को इतना समझ में आता है कि आप लोकतंत्र की हत्या किस तरह से कर रहे हैं, और ये जो जवाब होगा लोकतंत्र की हत्या का होगा। एक बात और मैं कह देना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य समझा जाते हैं अमित शाह, उनका आत्मविश्वास झलक गया। वो कहते हैं कि 400 पार, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम राजस्थान में 2 से अधिक सीटें हारे हैं। अगर पॉलिटिशियन कह रहा है कि 2 से अधिक सीटें हार रहे हैं, तो इसका मतलब मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 400 पार की जहां तक बात चलती है, 400 पार के अगर ये बहुत क्लेम करना छोड़ दें, हवा में हम कोई बात नहीं करते, लेकिन साफ तौर पे जाहिर हो गया इस बात को कि इस देश की जनता विकास के मुद्दों पे बात करना चाहती है। इन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या, कुछ सीटें अगर ऊपर नीचे होती है तो क्या इससे बड़ी जीत हार तय हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगा। ये विश्वास है जनता का। जब आप एक पोलिंग या आपका पोल परसेंटेज वहां गिर गया, आपकी सरकार कई सालों से वहां है, आपने लोकतंत्र की हत्या की और लोकतंत्र को आपने सरकार गिरा दी, तो क्या आप जनता को, क्या ये समझते हैं जनता को समझ में नहीं आता? जनता इस लोकतंत्र की दुहाई देने वाले संगठनों से उम्मीद करती है, कि सरकार से उम्मीद करती है कि आप उनको बचाए रखें। इस हत्या को पसंद करने वाले लोग इस देश में नहीं है। लोग इसमें देश पे मुद्दों, विकास के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान बात नहीं करना चाहते, कसाब पे बात नहीं करना चाहते, रावलपिंडी बात करना चाहते। आप बात क्यों नहीं करते मुद्दों पे? आप पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में सिर्फ और सिर्फ बात करते भारत पाकिस्तान की। ये सारी नौटंकी प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। वोटर्स के लिए ये मुद्दे बेहद अहम रहेंगे, या वोटर्स देख रहा है, या वोटर को विकास से मतलब है, काम से मतलब है, बेहतरी से मतलब है, ये वाकई में पॉलिटिकली जो बयान दिए जाते हैं उससे मतलब है? साफ तौर पे ये समझ लेना चाहिए कि इस देश का मतदाता विकास के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो चीज नहीं रही कि आप झूठ और पाखंड के सारे मतदाता को जीतने की कोशिश करो, ये संभावना खत्म हो चुकी है। आलोक जी, किशोर जी किस बात पर क्या कहेंगे आप? इतना मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन और इतनी कल्याणकारी कार्य से जनता को राहत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है, वो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो आलोक जी उससे बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी? जनता प्रधानमंत्री जी उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? अगर विकास कराया है, जनता ने ठान लिया है, 1000 से अधिक किसानों की मौत हो गई, और ऐसा पहला प्रधानमंत्री इस देश का जिन्होंने स्क्रीन पर आकर इस काले कानून को वापस लिया। आप उन मुद्दों पर बात कीजिएगा, विकास के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर बात कीजिए, महिला सुरक्षा के मुद्दों पर वोट मांगिए। भारत पाकिस्तान वोट मत मांगिएगा। अगर ये मुद्दे आपने विकास कराया तो स्क्रीन पर आके बात कीजिए। क्यों नहीं करते आप? मोदी जी क्यों नहीं बोलते? मत बोलिए आप। मोदी जी क्यों पुरानी अरे आप तो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मोदी जी ने अपने विकास 10 सालों में कराए हैं तो उन विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़िए, इस देश की जनता आपको जवाब देगी। और ये जो पोल गिरा है, ये वोट कम हुआ है, इस बात का प्रूफ है कि आप लोकतंत्र की हत्या की है। विकास के मुद्दे पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है किशोर शर्मा जी। ईवीएम खराब हो गया जी, लोगों ने वोट नहीं दिया जी। हम तो सरकार बना के राष्ट्र को आगे बढ़ाने की जो मुहिम छेड़ी हुई है और लोगों को जो आगे ले चलने की कवायद करी है, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। देश की जनता ने ध्यान रखा है, इधर उधर के चक्कर में नहीं है। आलोक जी इतना आगे बढ़ गया है। आलोक जी, ये कॉन्फिडेंस है, शायद आप लोग 10 साल का जो काम है, जो योजनाएं हैं, उसी को आधार बना रहे हैं। ठीक है, एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। एक सेकेंड किशोर जी बात भी सुनिए। एसपी मित्तल साहब, तीसरा चरण संपन्न हो चुका है, 93 अहम सीटें रही हैं, कई दिग्गज भी मैदान में नजर आए। वोटिंग परसेंट क्या इशारा कर रहा है? इशारा कर रहा है कि हम एसपी मित्तल जी। देखिए सीता जी, जो तीसरे चरण का वोटिंग परसेंट है, हाँ सीता जी, अभी जो तीसरे चरण का वोटिंग परसेंट है वो जो सामने आया है वो 61% आया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी तक का जो ये वोटिंग परसेंट है, इस पर हम अभी कोई ज्यादा ठोस रूप से कोई बात नहीं कर सकते या निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आपको ध्यान हो तो जब दूसरे चरण का जब मतदान हुआ था तो सभी मीडिया में ये आया था कि 63% पोलिंग हुआ है। लेकिन 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने जब आंकड़े प्रस्तुत किए तो ये कहा कि नहीं, 69% क्या नाम से चुनाव मतदान हुआ है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जब भी आंकड़े जारी करेगा, अंतिम आंकड़े जारी करेगा, तब हम मतदान के प्रतिशत पर क्या नाम से विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है
कि अभी जब आज तीसरे चरण का जब मतदान हो गया है तो 292 सीटों पर चुनाव हो चुका है और ये कहा जा सकता है कि 543 में से अब मात्र 252 सीटें रह गई हैं जिन पे क्या नाम से अगले चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चरण में मतदान होना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय देश में आधा चुनाव लोकसभा का, आधा चुनाव संपन्न हो गया है। अब जो 3 चरण के जो मतदान हुए श्वेता, उसके संदर्भ में बताना चाहता हूं कि पहले चरण के मुद्दे अलग थे, दूसरे चरण के अलग मुद्दे थे और जो आज तीसरा चरण संपन्न हुआ है उसमें जो मुद्दे हैं, जो बहस है, चाहे वो प्रधानमंत्री की ओर से हो, चाहे राहुल गांधी की ओर से हो या जो अन्य क्या नाम से इंडिया गठबंधन के जो दूसरे सदस्य हैं उनकी ओर से हो। पहले चरण में हमने देखा कि जातिगत मतगणना हो, ओबीसी आरक्षण हो, परिवारवाद हो, रोजगार हो, ये मुद्दे छाए रहे। दूसरे चरण में हमने देखा कि मंगलसूत्र का मामला आ गया, विरासत टैक्स का मामला आ गया, कांग्रेस के घोषणा पत्र का मामला आ गया और संविधान बचाव का मामला आ गया। और जब ये तीसरा चरण आज संपन्न हुआ है तो हम देख रहे हैं कि क्या नाम है, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है, राम मंदिर का मुद्दा छाया है और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वोट जिहाद की बात की है तो मुझे लगता है कि ये जो पहले चरण से शुरू हुआ और तीसरे चरण तक जो स्थिति आई है, मुझे लगता है कि चौथे चरण के अंदर भी इस तरह के और हमको उत्तेजना या हम ये कह सकते हैं कि जो शब्दों का जो क्या नाम से है उसको हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह बात हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में ये कहा कि जब मैंने ये कहा था दूसरे चरण के अंदर कि जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको मुस्लिम लीग की उस पर छाप है, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे उम्मीद थी कि जो मीडिया है या दूसरे राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस मेरी बात को गंभीरता से लेंगे और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं लिया गया। इसीलिए मुझे तीसरे चरण में ये बात कहनी पड़ी कि मंगलसूत्र की बात कहनी पड़ी और दूसरे उन्होंने जो बात कही कि क्या नाम से आपसे छीनकर ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि देश को इन सब चीजों को समझना चाहिए। ठीक है, अदिति भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, हर एक चरण में अलग अलग मुद्दे, लेकिन तीसरा चरण संपन्न होने के साथ ही अब जो बहस छिड़ गई है वो मुस्लिम आरक्षण को लेकर छिड़ गई है। क्या वाकई में अब यही मुद्दे हैं, इन्हीं पर ही चर्चा होगी, यही जरूरी हो गए और क्या वाकई में ये मुद्दे वोटर्स के लिए भी अहमियत रखते हैं? ये आयरनी है देश में कि हम पिछले 4.5 साल से जो बात कर रहे थे, सत्ता पक्ष बार बार अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा था, चाहे वो सदन में, अपर हाउस, लोअर हाउस, घर घर में, गांव गांव में। जब पार्लियामेंट चलती थी तो हर मंगलवार को सुबह सांसदों की बैठक होती है, उसमें भी प्रधानमंत्री द्वारा यही कहा जाता था कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने घरों से निकलिए और घरों में जो अपने इलाकों में घर घर में जाकर बताइए शौचालय से लेकर अब तक जो काम हुए। और केवल हमने अगर रिपोर्टिंग करी है 4.5 साल तो यही करी है और विपक्ष भी यही बोलता था कि इन्होंने क्या किया, कोई काम नहीं हुआ। विपक्ष भी रिपोर्ट कार्ड ही मांगता था और अब खास तौर पे 4.5 साल बाद या चुनाव होने के ठीक 1 महीने तक भी मुद्दा यही था। लेकिन अब आप देखिए, पहले फेज में भ्रष्टाचार से शुरू हुआ ये मसला, तीसरे फेज जो एक डिसाइसिव फेज था, देखिए पहला फेज और दूसरा फेज भारतीय जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं था खास, क्योंकि वहां पर उनकी सीटें कम थी। लेकिन तीसरा फेज ये डिसाइसिव फेज था, ये बताता कि इसका, क्योंकि यहाँ पर देखिए 93 में से 72 सीट्स भारतीय जनता पार्टी की थी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत या हार या आंकड़ों का या 400 पार का जो ये पूरा शगुफा है ये किस करवट बैठ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में वोटिंग परसेंटेज आपको अभी भी ये नजर आता है कि खास तौर पर बिहार और महाराष्ट्र, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कंफ्यूज्ड मैंडेट है और उस कंफ्यूज्ड मैंडेट के चलते वोटर उत्साहित नहीं है। और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव ने ये बयान दे दिया कि मुस्लिम को आरक्षण देना चाहिए, इसके पीछे अगर समझा जाए। और फिर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान और आरक्षण को लेकर फिर वही बात कही कि उन लोगों को ही देना चाहते हैं जो आपका सारा सामान ही, जिस तरीके के बयान निकल कर आए चाहे संविधान को लेकर। तो अब आप देखिए फेज 4, फेज 5 अब यही मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि अपीसमेंट की राजनीति अब होगी। बिल्कुल आदित्य, और ये देख रहे थे कि जब जातीय समीकरण ज्यादा भावी होते हैं तो वोट कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम होता है तो 2 हिस्सों में ही वोट बढ़ते हुए नजर आते हैं और इसमें किसी को फायदा तो किसी को बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। आदित्य, वापस आपका रुख करूंगी मैं, योगेंद्र जी भी हमारे साथ बने। योगेंद्र जी, क्या 2019 की जीत दोहरा पाएगी बीजेपी? अगर इस 3 चरण के पर हम एनालिसिस करें तो आपका एनालिसिस क्या कहता है?
देखो श्वेता, दोनों दलों यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने कयास लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे चुनावी जो गणित है वो पूरी तरह गड़बड़ा चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस टेम्परामेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी अब की बार 400 पार, ऐसा लगता था जैसे जनता का हुजूम उमड़ेगा वोट देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को 400 पार पहुंचाने के लिए वोटिंग के रिकॉर्ड बनेंगे। चुनाव आयोग ने भरपूर कोशिश की, भाजपा ने कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज है वो दिखा रहा है कि जनता में वो जो उत्साह होना चाहिए था वो गायब हो गया है। जहां तक लेकिन अब जो कांग्रेस का सवाल है कि कांग्रेस से देख रही है कि वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का गिरा है। देखिए, अगर सत्ता को बदलने का ट्रेंड होता तो फिर वोटिंग परसेंटेज फिर बढ़ता सत्ता को बदलने के लिए। इसका मतलब यह है कि यहां दो गणित निकलते हैं। पहला गणित यह कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है वो हर हालत में भाजपा को वोट देगा, जो विपक्षी दलों का कोर वोटर है वो विपक्षी दलों को वोट देगा। लेकिन जो वोट परसेंटेज है जो तटस्थ रहता है या जो भावनाओं के साथ बहता है या जो ये सोचकर वोट देता है कि मुझे क्या करना चाहिए, या तो वो चुप हो चुका है और उसकी चुप्पी सबसे बड़ा कारण है। तो इस समय जो हालत है, क्योंकि जो वोट परसेंटेज बता रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे उठाए थे वो मुद्दे एक एक करके धीरे धीरे अपनी गति को खो रहे हैं, चाहे राम मंदिर हो, हिंदुत्व हो, हिंदू मुसलमान हो, कोई और। इसीलिए आप देखिए हर चरण के अंदर, हर चरण में भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे बदलने पड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी कोई ऐसा मुद्दा अभी तक लेकर नहीं आई जिसके दम पर यह कहा जा सके कि जनता घरों से निकल रही है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दे रही है। नजर भी नहीं आ रहा है। लेकिन पंकज जी, बेहद अहम है कि जब एक तरफ तो ठीक है 2019 की रिपीट होती है जीत, या उससे बेहतर होगी या 400 पार जाएगा या कम होगा, ये एक अलग मुद्दा है क्योंकि अभी बाकी के भी 4 चरण अभी बाकी है। लेकिन हिंदू मुस्लिम फैक्टर जो लेकर आ रहे हैं या इस पर बात कर रहे हैं, दूसरी अहम बात यह भी है कि इंडी गठबंधन, क्या दावे तो वो कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं और इस बार मोदी सरकार नहीं आएगी, लेकिन क्या कोई चमत्कार होगा कि इंडी गठबंधन आ जाएगी? क्योंकि हर सीट पर आपसी लड़ाई भी बहुत देखने को मिली राज्यवार, और ऐसे में क्या जनता उनके साथ जाएगी? देखिए श्वेता, अभी बहुत क्लियर सा सिनेरियो कई स्टेट में अपन को नजर आ रहा है। एक तो बात जहां से गुजरात की करें तो गुजरात में बेहद क्लियर सिनेरियो दिख रहा है, वहां पर शायद ही कोई पार्टी बीजेपी के मुकाबले में रहे। ये एक सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है। शायद हो सकता है किशोर जी मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखे। इसी तरह का हाल मध्य प्रदेश में है, इसी तरह का हाल छत्तीसगढ़ में है। मोटे रूप से अगर कहीं चुनाव इस चरण का देखा जाएगा या मुकाबला देखने को मिलेगा तो मिलेगा पश्चिम बंगाल में, कर्नाटका में, असम में, और इसके अलावा जो ये अन्य स्टेट जो बच गए हैं जहां बीजेपी अपनी, महाराष्ट्र में भी आपको मुकाबला देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे भी एक मिली जुली सा चुनाव है। बड़ा अद्भुत सा चुनाव महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। कौन सा दल क्या है यही साबित होना अभी वहां महाराष्ट्र में चल रहा है। तो ये ओवरऑल अगर सीनियर जो बन रहा है तो जहां पर मुकाबला आपको कड़ा होता दिखाई देगा वहां वोट परसेंटेज निश्चित रूप से बढ़ेगा। हालांकि पिछली बार से वोट प्रतिशत ये मान के चले 2 से 3% का अंतर रहने की पूरी संभावना है, और जहां तक है कम का ही ट्रेंड हमको नजर आ रहा है। लेकिन जिन सीटों पर आप मुकाबला देखेंगे वहां पर ये मतदान बढ़ावा दिखेगा आपको, चाहे कर्नाटका हो, चाहे असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। मतदान का ट्रेंड को लेके तो मोटे रूप से ये देखने को हमको ये मिल रहा है। दूसरी बात, जो आप हिंदू मुस्लिम और ये मुस्लिम आरक्षण वाली बात कर रहे हैं, तो दोनों ही पार्टियां अपने अपनी तरीके से जाति पर, धर्म पर अपने इस चुनाव को लेके जा रही। आलोक वत्स जी, अब देखिए बार बार बीजेपी पे सवाल उठ रहा है कि हर चरण में मुद्दे बीजेपी बदल रही है, लेकिन अब ये जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा आया है इसे लेकर क्या कहेंगे कि चुनाव हो रहे हैं, मुद्दे विकास को लेकर बात होती है, गारंटी पर बात होती है, लेकिन फिर जाति और हिंदू मुस्लिम होने लगता है। यही तो विडंबना है मैडम जी, कि देश में सारे मापदंड ही उल्टे हो गए हैं इस कलयुग में। अब आज जो लालू यादव ने बोला, उन्होंने जो 5 जगह बिहार में चुनाव हो रहा है वो 5 जगह मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। उन्होंने ये दोपहर में ये शगुफा छोड़ के अपना जो मकसद था वो पूरा कर लिया। उसके बाद शाम को बोल दिया कि जी मैं तो, मेरा अभिप्राय ये नहीं था बोलने का। लेकिन मैं जानता हूँ लालू यादव को अच्छी तरीके से। वो नीतीश की तरह उनका दिमाग अभी दुरुस्त काम कर रहा है, बशर्ते वो बीमार से और उनका किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन मेंटली वो बिल्कुल सही है। उन्होंने ये स्टेटमेंट देके 4-5 घंटे में जो अपनी एक कवायद थी मुस्लिमों को एकजुट करने की वो कर ली उन्होंने। अररिया जो 4-5 जगह जहाँ चुनाव हो रहा था वो सब मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। 4 तो उसमें 100% मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, और जगहों का मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन हाँ 5 में से 4 जगह फुल्ली मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है।
ठीक है, यानी आप इसी को बढ़ावा देने के लिए ये शिगुफा छोड़ा गया मुस्लिम आरक्षण को लेकर। लेकिन एसपी मित्तल साहब, मुद्दे जिस तरह से बदल रहे हैं या इन मुद्दे आते हैं, सवाल ये भी उठता है कि वोटर को क्या वाकई में इन मुद्दों से मतलब होता है? क्या वाकई में तीसरे चरण तक ये चीजें रही हैं, इसका चौथे चरण में कुछ और आ जाएगा और उसी मुद्दों के आधार पर कोई वोट कास्ट करने तो वोटर जा नहीं रहा है? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि मुद्दे तो चुनाव में रहते ही हैं, लेकिन एक जो मुद्दा सबसे बड़ा होता है वो जातिवाद का मुद्दा होता है। हम चाहे कहीं भी देखें, चाहे हम बंगाल में देखें, चाहे हम यूपी में देखें, चाहे हम बिहार में देखें, जातिवाद का मुद्दा हर आपको संसदीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अभी लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम आरक्षण की बात हुई, मेरे ये समझ में नहीं आता कि मुस्लिम आरक्षण इतना कितना बड़ा मुद्दा है। हम देखते हैं कि अभी भी देश के अंदर ओबीसी वर्ग में मुसलमानों की ऐसी कई जातियां शामिल हैं जो ओबीसी के माध्यम से आरक्षण उनको मिल रहा है, मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। अब जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने आज कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, सवाल उठता है कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री रहे या उनके सहयोग से जब बिहार में सरकार रही तो ओबीसी वर्ग के अंदर जो मुस्लिम जातियां आती थी, क्या आपने उनको आरक्षण दिया? इसलिए मैं कहता हूं कि जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो अपनी जगह है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक मुझे क्या नाम से बात बड़ी दुखद लगती है कि जिस तरीके से मुंबई हमले के अंदर पूरा मुंबई लहूलुहान हो गया, हजारों सैकड़ों लोग क्या नाम से मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ राजनेता पाकिस्तान के समर्थन में आके खड़े हो रहे हैं और उसकी जो प्रशंसा कर रहे हैं और जो क्या नाम से हमला हुआ उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि देश हित में नहीं है। बिल्कुल, अब क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, तीसरा चरण संपन्न हो गया। तीसरे चरण में मुद्दे भी थे और कोशिश ये की जा रही थी कि वोटर्स को अपने पक्ष में किया जा सके, लगातार प्रचार प्रसार था, लेकिन आखिरी में यानी कि वोटिंग खत्म होते होते तक ये मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर सामने आ गया। सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई में कोशिश हर कोई अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन क्या जीत 2019 वाली रिपीट कर पाएगी बीजेपी, या फिर इंडी गठबंधन जो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, जो कह रहा है कि हम एकजुट है, एक साथ और इस बार सरकार एनडीए की नहीं बनने देंगे, तो क्या कोई चमत्कार हो जाएगा? ये दोनों अहम सवाल जरूर उठते हैं। हालांकि जरूर कहा जा रहा था कि तीसरा चरण संपन्न होते होते हवा का रुख जरूर साफ होगा और इसलिए दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इंतजार 4 और चरण का करना भी जरूरी होगा, क्योंकि जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे क्या वाकई में मुद्दे बदलते हैं या फिर वोटर या अंडरकरंट की जो बात की जाती है वो परिणाम कुछ और ही सामने आ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए।